टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हमारी कितने तरीके के होते हैं, तो डिबेंचर्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज बना रखे हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रखे हैं। तो एक एक करके उनको पढ़ते जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर में पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, राइट, कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो कैसे बांटे गए हैं। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अच्छा, सिक्योर्ड बेसिकली कौन से होते हैं? सिक्योर्ड का मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिनको हमने एसेट के अगेंस्ट सिक्योरिटी दे रखी है। एसेट के अगेंस्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 5 लाख के डिबेंचर इशू करने थे, ठीक है, तो मैंने क्या करा, जिन को भी मैं डिबेंचर इशू कर रही हूँ, मैंने कहा कि मेरे पास ये लानन बिल्डिंग है जिसकी कीमत 8 लाख की है, राइट। तो आपको क्या करना है, बेसिकली क्या है, इसके अगेंस्ट हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी लानन बिल्डिंग को 5 लाख के डिबेंचर के अगेंस्ट सिक्योर्ड कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स जिनके अगेंस्ट हमने कोई एसेट पर चार्ज क्रिएट कर रखा है। अब ये जो एसेट्स होते हैं वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, और फ्लोटिंग का मतलब वर्किंग कैपिटल, राइट। तो ये बेसिकली सिक्योर्ड डिबेंचर्स है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, यानी आपने इशू तो कर दिया बट उनको स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि आपने उनके अगेंस्ट कौन सी एसेट रखी है। बट इसके अंदर जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 2 है, जिसमें क्या है कि अगर कोई अनसिक्योर्ड डिबेंचर है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, बस वो सिक्योरिटी बता नहीं रखी। यूजुअली वो एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि जो उनके वर्किंग कैपिटल होता है, यूजुअली उनका जो डिबेंचर्स होते हैं अनसिक्योर्ड वाले, वो फ्लोटिंग यानी वर्किंग कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, राइट, मे बी क्रिएटेड, ठीक है। और यूजुअली दीज काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशूड बाय द कंपनी, क्योंकि डिबेंचर्स को कोशिश की जाती है कि सिक्योर्ड रखा जाए ताकि किसी की भी पेमेंट डिफॉल्ट में ना जाए, कंपनी यूजुअली उसको पे करने के लायक हो। बट क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको दोनों को ही लर्न करना है। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, यानी लाइफ के हिसाब से। तो एक होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर और दूसरे होते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। व्हाट आर रिडीमेबल डिबेंचर्स? वो डिबेंचर्स जिसको स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, राइट, यानी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड हम लमसम और इंस्टॉलमेंट में उसको पे आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख के डिबेंचर इशू करे, ठीक है, और 5 साल के लिए उनका टाइम था, तो आफ्टर 5 इयर्स मैं उनको पे आउट कर दूंगी। तो मैंने जब उनको पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो दीज आर रिडीमेबल डिबेंचर। अब ये पेमेंट 1 गो में भी हो सकती है जिसको हम लमसम बोलते हैं, और इंस्टॉलमेंट, यानी मान लीजिए 5 साल के बाद मैं 1-1 लाख रुपए पे करना स्टार्ट करूंगी तो वो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जो बेसिकली कंपनी के लाइफ टाइम पर, ठीक है, रिडीम नहीं होते, यानी उनको हम रिडीम कब करेंगे? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ठीक। तो इनको हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी बोलते हैं। व्हाट आर परपेचुअल डिबेंचर्स? परपेचुअल का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूइंग, ठीक है जी। तो ऐसे डिबेंचर्स जो चलते रहते हैं और हम उन पैसों को आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हम उनको रीपे करेंगे। तो दीज आर इररिडीमेबल, राइट। नेक्स्ट आता है कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से, कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं क्या अगर वो कन्वर्टेबल हैं। अब डिबेंचर्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बेटा डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में। शेयर्स का मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर को हम डिबेंचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो कन्वर्टेबल हैं, यानी आफ्टर अ टाइम जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको आपके डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवाना है या नहीं करवाना। अगर ऐसा कोई ऑप्शन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है तो दीज आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आता है दीज कैन बी फुली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल। तो हम जो डिबेंचर है उनको फुली का मतलब, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए का डिबेंचर था और मैं पूरे 100 रुपयों को
शेयर्स में कन्वर्ट करा रही हूँ, तो दीज आर फुल्ली कन्वर्टेबल। और दूसरा, मान लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर था जिसमें से 50 रुपये मैंने वापस कैश ले लिया और 50 रुपये का उनसे शेयर ले लिया, तो पार्टली कन्वर्टेबल हो गए, यानी एक पार्ट उसका कन्वर्टेबल होगा, पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन कन्वर्टेबल। तो जैसे कन्वर्टेबल थे जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नॉन कन्वर्टेबल क्या होंगे? जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो वो कन्वर्टेबल नहीं होंगे, यानी हम सिर्फ उनको कैश में ही रिडीम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नाउ थर्ड वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट वर्ड मिस हो गया है। फ्रॉम द कूपन रेट, ओके, कूपन रेट लिख रखा है बेटा। कूपन रेट क्या होता है? इंटरेस्ट का ही दूसरा नाम है कूपन रेट। तो कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनकर चलिएगा बेटा। कुछ जो डिबेंचर्स होते हैं उनका कूपन रेट स्पेसिफाइड होता है, राइट? स्पेसिफाइड का मतलब, मान लीजिए मैं 10% डिबेंचर इशू कर रही हूँ। व्हाट इज 10% डिबेंचर? यानी इन डिबेंचर्स के ऊपर मैं साल में 10% का इंटरेस्ट पे करूंगी। इट मीन्स अगर कोई बंदा 1 लाख के डिबेंचर ले रहा है तो हर साल उसको कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि 10% का कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट है। लेकिन बेटा नेक्स्ट आते हैं जीरो कूपन रेट। टीचर का ये फेवरेट टॉपिक है, जीरो कूपन रेट। ठीक है, जीरो कूपन रेट क्या होते हैं बेटा? इनमें इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट नहीं होता का मतलब बेटा ये डिस्काउंट पर इशू होते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए मेरा 100 रुपए का डिबेंचर है तो मैं उसको 90 रुपए में इशू करूंगी। ठीक है, यानी मैं सामने वाले बंदे से कितने रुपए लूंगी? 90 रुपए, और उसे डिबेंचर कितने का दूंगी? 100 रुपए का। ठीक है, तो बेटा बाकी जब मैं उसको रीपे करूंगी, जब मैं पैसे उसको वापस करूंगी, तो मैं उसको कितने रुपए वापस करूंगी? 100 रुपए। अब हुआ क्या? ध्यान से देखिए, मैंने उससे 90 रुपए लिए और वापस किए 100 रुपए, तो बेटा जो 10 रुपए का डिफरेंस है वो क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। लेकिन बेटा इंटरेस्ट स्पेसिफिकली बताया नहीं जाता है, यानी ये नहीं बोला कितना परसेंट इंटरेस्ट है, वो जस्ट डिस्काउंट जितना भी ये दिया है वो आपका इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तो इनको हम जीरो कूपन रेट डिबेंचर भी बोलते हैं, यानी द डिबेंचर्स विच आर बीइंग इशूड एट अ डिस्काउंट प्राइस आर जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया हो। लास्ट वन इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेटा रजिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? बेटा रजिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब होता है अपने आप को रजिस्टर कराना। रजिस्टर का मतलब भाई, रजिस्टर का मतलब कि कंपनी के रिकॉर्ड्स में नाम है या नहीं है। तो बेटा रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनमें वो डिबेंचर किसके पास है, किनको हमने इशू किए थे, उस सब की डिटेल कंपनी के पास होती है, कंपनी के रिकॉर्ड्स में होती है। ठीक है, तो वो तो होगा रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो बेटा जिसका भी नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में लिखा है, कंपनी के हिसाब से वो डिबेंचर उनके होंगे, इंटरेस्ट भी उनको मिलेगा, रीपेमेंट भी उनको मिलेगी। लेकिन बेटा बियरर डिबेंचर, इनको हम अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं। अनरजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर कौन से होंगे बेटा? इसमें क्या होता है, कंपनी के पास इन लोगों का कोई डाटा नहीं होता। जिसके पास भी डिबेंचर है, ठीक है, जिसके पास भी डिबेंचर है, कंपनी मानकर चलेगी कि ये डिबेंचर उसी का है, चाहे वो डिबेंचर चोरी से लिया है, चाहे ट्रांसफर किया है, कंपनी के पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो कंपनी जो भी इस डिबेंचर को बियर कर चलेगा, जिसके पास भी ये होगा, वो बियरर डिबेंचर कहलाएंगे, डिबेंचर होल्डर कहलाएंगे, सॉरी। और बेटा इंटरेस्ट भी उन्हीं को मिलेगा जिनके पास डिबेंचर है, यानी कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप उन डिबेंचर्स को पास ऑन कर सकते हैं, राइट? आपको जरूरी नहीं है कि मान लो ए को अपना डिबेंचर बी को देना था और ए के पास बियरर डिबेंचर है, तो बेटा वो जरूरी नहीं है कंपनी को बताएगा कि मैं बी को ट्रांसफर कर रहा हूं, वो जस्ट क्या करेगा, वो डिबेंचर बी को दे देगा। तो बी क्या बन गया, होल्डर बन गया, तो अब बी को इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, क्योंकि ये बियरर डिबेंचर्स हैं। आई होप आप लोगों को ये पांचों तरीके के टाइप्स समझ आ गए होंगे। प्लीज देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।